नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, मैं पीसीएस और यूपीएससी को टारगेट करके अपने चैनल पे भिन्न-भिन्न तरह के क्वेश्चनों को आपके सामने आंसर के रूप में प्रस्तुत करता हूँ। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और यदि कंटेंट अच्छा लगे तो कमेंट करें या जो खराबी होगी उसके बारे में आप ज़रूर बताएँ। दोस्तों, आज बिना समय गँवाए चर्चा करते हैं मनसबदारी व्यवस्था पर। मनसब का अर्थ पद होता है। ये अरबी भाषा से लिया गया और इसका शुरुआती या इसको शुरू करने का श्रेय खलीफा अब्बास सईद को जाता है। चंगेज खां और तैमूर इसके विकास में अहम भूमिका निभाए। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था मनसबदारी प्रथा के अधीन होती थी। किसी भी सैनिक या किसी पदाधिकारी का वेतन और उसका पद उसके मनसब होने के उपरांत ही पता चलती थी। मनसबदारी व्यवस्था मंगोल नेता चंगेज खां के दशमलव प्रणाली व्यवस्था पर आधारित थी। ये क्वेश्चन तो दोस्तों बार-बार पूछा जाता है। दशमलव प्रणाली के आधार पर कौन सी व्यवस्था कायम थी? तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे मित्रों। दोस्तों, मनसबदारी व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं या उन विशेषताओं को मैं आज अंकित करता हूं। पहला है मनसबदारी का वर्गीकरण। मनसबदारी व्यवस्था में एक मनसबदार को कम से कम 10 तथा अधिकतम 10,000 सैनिक रखने का अधिकार था। दोस्तों, सर्वोच्च मनसब राजकीय विश्वास पात्र के लोग होते थे या उसके परिजन के लोग होते थे। मनसब को 3 भागों में विभाजित किया गया था। 10 से 500 तक जो मनसब जिनको प्राप्त होता था उनको मनसबदार कहते थे। 500 से 2500 तक पाने वाले को उमरा तथा 2500 से ऊपर वाले को अमीर उम्दा या अमीर आजम कहा जाता था। तो इस बात को दोस्त याद रखेंगे आप लोग कि मनसब कितने भागों में विभाजित था। तो 3 भागों में, पहला भाग, द्वितीय और तृतीय। तृतीय भाग के जो क्वेश्चन है ज्यादा पूछे जाते हैं, अमीर उम्दा या अमीर आजम। इसके बाद यदि बात की जाए तो नियुक्तियां की। मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में बादशाह ही किसी भी मनसबदार की नियुक्ति करता था। किसी भी मनसबदार के कार्य को देखते हुए उसकी पदोन्नति स्वयं राजा करता था। कोई तीसरा इस कार्य में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। राजा को लगता था कि ऐसा करके राजद्रोह की संभावना कम होगी और राज्य की शासनीय पद्धति सुचारू रूप से चल पाएगी, क्योंकि राजा उन्हीं की नियुक्ति करता था जो वास्तविक रूप से राजा के विश्वास पात्र होते हैं थे या जिन पे राजा को विश्वास होता था। तो ये भी सबसे अहम पॉइंट है। इसके बाद सबसे खास बात को जानेंगे, वो है जात और सवार। मनसबदारी व्यवस्था में जात शब्द जो है ना दोस्तों, किसी भी पदाधिकारी के वेतन और प्रतिष्ठा का ज्ञान कराता था। जिसका जात जितना बड़ा उसकी वेतन और उसकी प्रतिष्ठा उतनी बड़ी थी। सवार पद से उसके घुड़सवार सैनिकों की संख्या का पता चलता था, कितने सवार थे। आईन अकबरी में 66 मनसब का जिक्र किया गया है। मनसबदारी व्यवस्था में मनसब के वेतन नगद और भूमि के रूप में दी जाती थी। याद रखिएगा, मनसबदारी व्यवस्था में सैनिकों का वेतन बिल्कुल ही नगद दिया जाता और ये मनसबदारी व्यवस्था वंशानुक्रमानित नहीं था। थोड़ा सा मैं लेंदी करके कह रहा हूं क्योंकि है तो बोरिंग पॉइंट, लेकिन मैं इस इंटरेस्टिंग करके बता रहा हूं। तो दोस्तों, अगला जो मुद्दा है वो है कार्यभार। मनसबदारी व्यवस्था में राजा पर निर्भर करता था कि वह किस मनसबदार को कौन सा कार्यभार दे। प्रत्येक पदाधिकारी मनसब होते थे, लेकिन कुछ पदाधिकारी जो गैर सैनिक कार्य करते थे, जैसे कि राजकीय कार्य में लुप्त होते थे, राजवैद्य हुए, राज्य लेखा जोखा होते थे। लेकिन जब बादशाह को लगता था कि भैया मैटर तो राष्ट्रीय सुरक्षा की है, तो ये सारे पदाधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति उत्तरदायी होकर सैनिक प्रशासनिक कार्य को संभालने के लिए अग्रसर हो जाते थे। ऐसा होना भी अनिवार्य था, क्योंकि देश की सुरक्षा से बढ़ के कोई और कार्य होना अनिवार्य होता है क्या? आप ही बताइए कमेंट सेक्शन में, यदि आपका कोई जवाब हो तो। इसके बाद दोस्तों, सबसे अहम बात, हर बार तो मैं अहम बात ही कहता हूँ, बादशाह अकबर ने अपने राज दरबार में घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ किया था।
उनके दरबार में उनको लगा कि भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़ रहा है, सैनिकों पे नज़र रखने, उन्हें कमांड करने के लिए इस तरह की प्रथा का अनुसरण किया गया था और ये प्रथा वास्तव में सही सिद्ध हुई थी। इसके बाद सबसे अहम मुद्दा आता है मनसबदारी की जब्ती। मनसबदारी की जब्ती जो होती है ना दोस्तों, यदि किसी भी मनसब के कार्यकाल में यदि उसकी मृत्यु हो जाती है या उसका कार्यकाल खत्म हो जाता है, तो उसका मनसब पद जो है रिक्त हो जाता था। उसके आनुवांशिकता के आधार पर उनके पुत्रों को नहीं मिलता था, अपितु कार्यकुशलता के आधार पर किसी भी सामान्य वर्ग को मनसब का पद प्राप्त होता था। जिस व्यक्ति में मनसब की जो गुणवत्ता नहीं थी, उसे मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी मनसब नहीं दिया जाता था। अतः हम कह सकते हैं जिसमें मनसब पाने की जो क्षमता होती है वही मनसबदार बन सकता था। तो दोस्तों निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं मनसबदारी व्यवस्था मुगल साम्राज्य की एक उत्तम व्यवस्था थी, जिसके अंतर्गत सैनिक या पदाधिकारी की योग्यता के अनुसार उसे कार्य करने की स्वतंत्रता प्रदान होती थी। बादशाह अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था को अपनाकर ही अपने साम्राज्य में सुशासन कायम कर सके होंगे, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रख सके होंगे और जनमानस को एक समृद्ध साम्राज्य देने में सक्षम भी हो पाए होंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस आज की वेरियस लैंग्वेज जो मैंने आपसे इस्तेमाल किया है, ये आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा, पसंद आया, तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो दोस्तों मैंने जो जानकारी दी है वो मेरे ब्लॉग पोस्ट पे कमेंट सेक्शन में मिल जाए, वहां से जाके आप प्राप्त कर लें दोस्तों। और यदि अगला किसी भी मुद्दा पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।